सबसे पहले तो बता दूं कि जीआईएस में जो 33.5 लाख था, अभी मैं आने के पहले फिगर ले रहा था अपने से, सब कुछ ये जानकारी हमारी ऑनलाइन उपलब्ध है। अभी 34,18,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की फंडिंग हमारे सामने थी, तो वो 33.5 का फिगर 34,18,000 आने के पहले मैंने चेक किया, और ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। पहले जो एमओयू साइन होते थे, फिजिकल साइन होते थे, अब ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, इसलिए हमको एक एक चीज हम उसे देख सकते हैं। ये भी नंबर बढ़ चुका है। दूसरी चीज, आपने बात की अवस्थापना सुविधाओं के बारे में। मैं अवस्थापना सुविधाओं को बात करने के पहले मैं बात करूंगा लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर का इसमें योगदान है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी इन्वेस्टर, यानी इंडस्ट्री से इन्वेस्टर फर्क क्या है? इंडस्ट्रीज केवल इंडस्ट्री में, और इन्वेस्टर तो किसी चीज में, बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता है, सर्विसेज में भी कर सकता है। इंडस्ट्री जरूरी नहीं है, सर्विसेज के लिए कोई इंडस्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिजनेस की। कोई भी आपके प्रदेश में अपना पाँव रखना नहीं चाहता इन्वेस्टमेंट का, जब तक उस बात का उसे शकून न हो जाए कि वो सुरक्षित है, उसका पैसा सुरक्षित है, उसके लोग सुरक्षित है। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जो पिछले 6 साल में हमारे प्रदेश का माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है कि आज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से कोना कोना सुरक्षित है। आप किसी भी इलाके में, उत्तर प्रदेश के जो बड़े खूंखार इलाके होते थे, मैं उत्तर प्रदेश काडर का हूं, बहुत लंबी सेवा, मैं कम से कम 20 साल की सेवा उत्तर प्रदेश दिया हूं। करीब 18 साल में भारत सरकार में रहा हूं, 18-19 से 1 साल विदेश में भी रहा हूं, 1-1.5 साल विदेश में भी रहा मैं उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम सारे इलाके थे जहां पे कहते थे कि ट्रेन से अगर आप रात में उतरते हो तो अपने गांव या अपने कस्बे मत जाना, आप सुरक्षित नहीं हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कोई भी स्वच्छंद रूप से आ जा सकता है, और उसको कोई, उसकी जो बैग कोई छीनने वाला या उसका कोई चाकू दिखा करके उसको लूटने वाला या उसको कोई अगवा करने वाला, ये सारे नहीं है। और कभी कभी छिटपुट ऐसी कोई कोशिश करता है तो उसे पूरी तरीके से उसे बता दिया जाता है, उत्तर प्रदेश मीन्स फुल सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स, फुल सिक्योरिटी टू एवरीबडी हु इज वर्किंग इन स्टेट। और इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैं कहूंगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप जब कहेंगे तो हम अवस्थापना से पहले, ये बहुत आवश्यक है, आप बहुत अच्छा स्थापना बना लीजिए और लोग असुरक्षित हो जाएंगे, कोई नहीं आना चाहेगा। और मैं आपको उदाहरण भी, आप खुद ही बहुत बड़े, इतने बड़े बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं, तो आप खुद ही 100 एग्जाम्पल देश से और विदेश से दे सकते हैं जहां पे बहुत अच्छा आपका माहौल है, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते क्योंकि सुरक्षित नहीं। तो पहला चीज तो ये है। दूसरा, कंसिस्टेंट पॉलिसीज। फिर पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है। ओके, सरकार में कंसिस्टेंसी हो और सरकार पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की रुचि रखती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले, चूंकि मैं लीड करता हूं, प्रदेश का मुख्य सचिव हूं, ये जिम्मेदारी मुझे राज्य सरकार ने दी है और जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूं। तो प्रदेश की 25 पॉलिसीज जो अलग अलग सेक्टर को इम्पैक्ट करती है, अगर आप देखें तो उन पॉलिसीज को बनाने का जो माननीय जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्णय लिया कि हम एक ऐसा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके पहले 2018 में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, लेकिन ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दुनिया भर से लोगों को इन्वाइट करेंगे। जब मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, बहुत पहले निर्णय लिया, जब निर्णय लिया तो उसके बाद हमने पूरी कोशिश की कि हर पॉलिसी को हम लोग देश का एक अग्रणी पॉलिसी, प्रोग्रेसिव पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो कि कहीं भी देश में अगर ऑफर हो रहा तो हम इसमें कर सकते। और यहां तक कि जो पॉलिसी 2021 में भी बनी थी, 2020 में भी बनी थी, 2 साल पुरानी पॉलिसी थी, हमने कहा हम सबको रिव्यू करेंगे, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज अवेलेबल इन द कंट्री एनीवेयर। बिकॉज हमारे देश में जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो कुछ एक राज्यों का नाम आप लेते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, सब आपको पता है, इसलिए मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई बाहर से आता है, वो कहता है यहीं पे हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश कहीं चुनता ही नहीं था, कोई सोचता भी नहीं था उत्तर प्रदेश के बारे में। इट वॉज जैसे कि वहां से इग्नोर करके आगे बढ़ गए।
ये एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जो हमने हर एक पॉलिसी देश की, जो उन सारे प्रोग्रेसिव स्टेट्स को जहां इन्वेस्टमेंट आते, उनकी सारी पॉलिसीज मंगाई, उनको पूरा रिव्यू किया। अपनी पॉलिसी जो हमने पीछे बना रखी उसको हमने रिव्यू किया, और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एक राउंड नहीं, कई राउंड डिस्कशन किए। ये मैंने सीखा है माननीय प्रधानमंत्री जी से। ये मैं भारत सरकार में बड़े लंबे अवधि तक मुझे सौभाग्य मिला भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से काम करने का। तो मैंने सीखा कि उनका कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यहाँ पे लागू किया, और सारे स्टेक होल्डर्स को हर पॉलिसी के बाद, अगर एमएसएमई है, पूरन डावर जी बताएंगे कि एमएसएमई की पॉलिसी बनाने के पहले पूरन डावर जी से भी संपर्क किया गया था, फिजिकली और डिजिटली। जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में, उनसे संपर्क किया गया था। अगर डेयरी की पॉलिसी बननी है तो एनडीडीबी से लेके आनंद से लेके सबसे संपर्क किया गया। पोल्ट्री की बननी तो जो कोई हैदराबाद से बड़ा बढ़िया पोल्ट्री वाला है तो उनसे भी सब संपर्क किया गया। पूरे देश के जो अच्छे इन्वेस्टर्स थे उनके साथ एक राउंड नहीं, कई राउंड हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सबने संपर्क किया, सारी बात को बनाया, हम क्या करेंगे उसको बताया, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके ऊपर काफी विचार मंथन हुआ। काफी डिस्कशन के बाद वो हमारी पॉलिसीज फाइनल हुई, और आज 25 पॉलिसीज हमारी बन गई, और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, क्योंकि 2018 में जो हमारी सरकार ने इन्वेस्टमेंट सबमिट की और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज को लागू किया गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी को तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी मोड़ी तकलीफ तो होती है, कहीं भी होता तो तकलीफ तो होती है, लेकिन उसको लर्निंग करके, उसको इम्प्रूवमेंट करके, ताकि लोगों को लगे कि सरकार कंसिस्टेंटली अपनी चीज को लागू करेगी। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी, और सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तीसरी बात, आपकी पॉलिसी भी है और शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते। लोग रोड़े, मैं ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरे 40वां साल है ब्यूरोक्रेसी में उत्तर प्रदेश में। मैं 1984 में पैदा हुआ, एज एन IAS ऑफिसर पैदा हुआ 1984 में, मैं 40वें साल में चल रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैंने भारत सरकार में, आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जो हमारा जैसे अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे जो कंस्ट्रक्शन परमिट के बारे में हमारे देश का पोजीशन कहा था, 187 था, 187 आउट ऑफ 190 प्लस कंट्रीज, और वहां से लेके मैं 27वें स्थान पे ले गया। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर ये जो कोविड नहीं आया होता, अगर असेसमेंट होता तो हम टॉप 20 में भी होते। तो इसका एक्सपीरियंस था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना फर्क डालता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में उत्तर प्रदेश में कमाल का काम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही फोकस रहा कि इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, कि जिससे लोगों को झटके न खाने पड़े। जो हमारा जो है उद्यमी मित्र जो है हमारा जो पोर्टल है, उसके माध्यम से सारे के सारे, अब तो आज की डेट में पूरन जी बोल रहे थे, अब तो लगभग 500 हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और पूरन जी मैं आपसे कहूंगा कि अगर कहीं कुछ नहीं बताया, मेरे नॉलेज में आई, उसको भी बुला देंगे, क्योंकि द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ए वेरी पॉजिटिव मोड। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर स्तर पे हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि हमारे लोगों को ये जो जगह जगह दर दर की ठोकरें खा करके यहाँ पे काम करना हो, वो न करना। ये मुख्यमंत्री जी की हमेशा अपेक्षा होती है, जब कभी रिव्यू करते हैं, चाहे मेरी 1-to-1 हो, चाहे हमारे तमाम सारे ऑफिसर्स की, इसके बारे में हम हमेशा पूरी कोशिश। आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हमारा पोजीशन नंबर 2 है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में वी आर द अचीवर स्टेट्स, काफी ज्यादा, जितना एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के बारे में वी आर वन ऑफ द टॉप 5 लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के बारे में, या गुड गवर्नेंस के बारे में नंबर 1, गुड गवर्नेंस के बारे में नंबर 1 पूरे कंट्री में। तो वी हैव, मैंने इतने सारे मेजर्स लिए गए। ये भी सारी चीजें माहौल बनाती है, लोगों को विश्वास जगता है। क्योंकि मैं बहुत सारे दुनिया भर के बहुत सारे फोरम्स में, आप जानते हो, भारत सरकार के सेक्रेटरी के तौर पे मुझे तमाम सारे मौके मिले दुनिया भर में। तमाम सारे इंटर गवर्नमेंटल इस प्रकार के मैं लोगों के साथ हमारे चर्चा हुआ करते थे, इवन एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी, एज ए एडिशनल सेक्रेटरी, हर स्तर पे होते थे। तो जो लोगों का कॉन्फिडेंस, या अभी जब मैं इसका जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमारी टीमें दुनिया भर जाएंगे, वो खुद नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल कंपल्शन, कुछ ऐसी उनकी डाइट का, वो भी जाना चाह रहे थे, मैं नहीं जा पाए। मैं समझता हूँ कि अब शायद मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम बनाएंगे जाने के लिए। उनकी जहां भी हम जाते थे वहां पे उनकी डिमांड होती थी कि वहां पे मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए।
लेकिन जब मैं गया तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था। मैं कनाडा और अमेरिका गया, उनके 5-6 शहरों में गया, और वहां जब भी मीटिंग किया तो उनके यूपी वाले पहले बार इस प्रकार की बात करने आ रहे। उसके पहले यूपी वाले घूमने आते थे, पहले बार इन्वेस्टमेंट की बात। वहां के रेडियो कनाडा के ऊपर मैंने बात की, मैंने इंटरव्यू, मैंने सब चीजें मैं ट्वीट भी करता हूँ सोशल मीडिया पे। मैंने रेडियो कनाडा का उनका जो रमेश पोखरण जी से उन पे मैंने उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उस पर मैंने किया, इतने सारे लोगों के मैसेज आए। ये हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में या पूरा का पूरा माहौल बनाने के बारे में। एंड देन कम्स द रोल ऑफ, आपको एक और चीज कि स्किल मैन पावर के बारे में। यूपी के बच्चे पढ़ने के बाद आईआईटी का पढ़ाओ, आईआईटी के पढ़े बच्चे यूपी में ठहरते नहीं रहना चाहता। यहाँ एक आईआईटी नहीं बल्कि 2-2 आईआईटी है। आईआईएम के यहाँ के बच्चे पढ़े हुए यूपी में ठहरना नहीं चाहते, यहाँ के एनआईटी के पढ़े बच्चे ठहरना नहीं चाहते। बट आज चीजें उलट गई। आज हमारे यूपी के बच्चे स्टार्टअप का इतना बड़ा एक वो माहौल बना है कि आज मैं आईआईटी जाता हूँ, मैं गर्व के साथ आईआईटी जाता हूँ, आईआईटी का आउट कैंपस में नोएडा जाता हूँ, वहां पे वो बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो बच्चे जो हमारे आज के, मैं इतने साल पहले 40 साल पहले वहां से पास आउट किया था मैं 1983 में। उस समय हम लोग की अलग सोच होती थी, आज बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आज वो बहुत सारे स्टार्टअप पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। इतने सारे, आपको मैं बता दूं कि पिछले 3-4 महीने के भीतर 20 यूनिवर्सिटीज का नया हमने जारी किया है, उनका जो प्रपोजल अप्रूव किया। इतना कभी हुआ नहीं। ये एक नई सोच है कि हम यूनिवर्सिटीज का एक जाल बिछाएंगे और उनके स्टैंडर्ड बनाएंगे, हम ऐसी मैन पावर तैयार करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि पहले बार हमारे 300 ऑड हमारे आईटीआई है, 150 से ज्यादा आईटीआई जिसमें 5,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा, इसको टाटा ने ले लिया। और अभी मेरे सामने, थोड़े दिन पहले मेरे सामने, अभी मैं लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, एक दूसरी बहुत बड़ी कंपनी आ गई, वो 50 से ज्यादा हमारे आईटीआई को लेने वाले, पूरा मॉडर्नाइज करेंगे। सरकार का खर्चा उसमें कुछ 15% होगा, एंड दे विल मेक इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स जो उनको तैयार करेंगे। इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि जो हमारा जिस प्रकार से हुआ। एंड देन कम्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश ने कमाल का काम किया। आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था, पूरे देश भर में मेट्रो का, आपको मालूम होगा कि अर्बन सेक्रेटरी तो मैं मेट्रो में पूरे देश भर में जब इसका मुहिम छेड़ा हुआ था बढ़ाने के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई चीज लोगों को मौका, ईज ऑफ लिविंग की बात करते थे, कैसे शहरों में लोगों को आसान तरीका कर सके, शहर हमारे ग्रोथ इंजन का वो बन सके, उसमें उत्तर प्रदेश केम फॉरवर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट। तब मैं भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को देखता था। आपको आश्चर्य होगा कि 5 शहरों में हमारे मेट्रो चल रही है, और 2 शहरों में मेट्रो, अभी आगरा में मेट्रो और मेरठ में मेट्रो अगले 2 साल में चल देगी। पहले वो मुझे सब पता है, क्योंकि मैंने सैंक्शन किया उससे लेकर अभी मैं फॉलो करता है, तो एक चीज मुझे मालूम है, आपका एक डिटेल मुझे मालूम। पहला देश का आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम लोग, आप में से बहुत लोग गए होंगे, न्यूयॉर्क गए होंगे, एम्स्टर्डम गए होंगे, लंदन गए होंगे, क्योंकि वहां पे रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे कि कहीं पे शहर एक तरीके से उसकी एरिया बढ़ जाता है, 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर हो जाता है, वहां से आप 30 मिनट के भीतर पहुंच सकते हैं, किसी मोहल्ले से आप आ रहे हैं। हमारे देश में नहीं था। पहला देश का आरआरटीएस उत्तर प्रदेश में दिल्ली से मेरठ का, और मैं समझता हूं कि अगले जून के महीने तक, अगले 2-3 महीने के भीतर इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च में किया था। अगले 3 महीने के भीतर 17 किलोमीटर का हमारा आरआरटीएस चालू हो जाएगा, और पूरा का पूरा 2024 के एंड तक 100% दिल्ली से मेरठ। आप सोच सकते हैं 15 जगह पर रुकते हुए आप 30 मुश्किल से 55 मिनट में यात्रा करते हैं। तो जितने सारे आसपास के जितने कस्बे हैं, वो सारे कस्बे ऐसे हो जाएंगे, नोड ऐसे हो जाएंगे, अजी वो दिल्ली के मोहल्ले, सवेरे आइए शाम को वापस जाएंगे। यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ। पहला देश का नेशनल जो हमारा जो वाटरवेज, उसको NW1 कहते हैं, पहला वाटरवेज हल्दिया से प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा। हमारे बनारस से तो ऑलरेडी चालू हो गया, प्रयागराज का काम चल रहा है। तो प्रयागराज से लेके हल्दिया तक एज इफ हम तो लगता है सी के पास पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में एक ही चीज नहीं है, समुद्र नहीं है। अब हम समुद्र के साथ जुड़ गए गंगा जी के माध्यम से। एक्सप्रेस वेज का एक जाल बिछ गया है।
आपको मालूम है कि जो पूर्वांचल, जो कि पूर्वांचल के बारे में, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, लोग समझते थे कि किस पिछड़े इलाके के रहने वाले। जब ये इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, लगभग 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पूर्वांचल आए, और मैं सोचता हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा रोल है उसके बारे में। जो हमारा बुंदेलखंड है उसमें करीब ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए। मुझे लगता है कि जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसका बहुत बड़ा रोल है उसके इन्वेस्टमेंट। लोगों का कॉन्फिडेंस जगह के हम आप पहुंच सकते हैं। और आने वाले समय जब हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, बुंदेलखंड के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। ये वीरों की भूमि है, ये इतनी सारी इसमें इतिहास, इतनी सारी वहां पे किले, वहां पे इतनी सारी चीजें बनी है, इतना सुंदर प्रकृति ने दे रखा, पानी भी दे रखा, पहाड़ भी दे रखा, जंगल भी दे रखा, ऐसी चीजें जो कि आदमी को टूरिज्म के लिए प्रेरित कर सकती है। और वो अब उसका रास्ता खुल गया है, वो टूरिज्म के माध्यम से इतना बड़ा विकास होने वाला है। तो ये हमारा वो एक्सप्रेस वे, अब उसके साथ झांसी को जोड़ रहे हैं, उसके साथ चित्रकूट को जोड़ रहे हैं, अभी गोरखपुर जुड़ रहा है, बलिया जुड़ रहा है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे का ऐसा जाल, गंगा एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे था। जो हमारा रेलवेज के बारे में पूरा चेंज हुआ, रेलवेज को पूरा डबलिंग किया गया, उनको फास्ट स्पीड किया गया। उत्तर प्रदेश में लगभग 18,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, और सारा डबल ट्रैक है। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ के सब कुछ किया। उत्तर प्रदेश में जो फ्रीट कॉरिडोर, जो हमारा फ्रीट कॉरिडोर बना, ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, जिससे हमारा फ्रीट सीधे एक कांडला की तरफ पहुंच सके, दूसरा हमारा इधर कलकत्ता के साइड से हमारा शिप को पहुंच गए। वो दोनों फ्रीट कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश में लगभग 50% से ऊपर हमारा फ्रीट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में। और हमने सारा का सारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आपको जो मैं खुद पर्सनली मैं कई राउंड मीटिंग कर करके जो दिक्कतें और सारे एज हमारी दिक्कतें और है हमारी दिक्कतें, जब वो फ्रीट कॉरिडोर पूरा चालू होगा, लाभ किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। है तो प्रोग्राम भारत सरकार का, लेकिन काम हमारा है। हम उसे उस दृष्टिकोण से देखते हैं कैसे हम चीजों को इंश्योर कर सके। जो पश्चिमी वेस्टर्न कॉरिडोर है उसका भी करीब 10% हमारे है। लॉजिस्टिक्स का इतना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कमाल का काम, हवाई अड्डे के बारे में, आने वाले जो 3 हमारे इंटरनेशनल हवाई अड्डे, 2 और बन रहे, अगले 2 साल के भीतर भीतर चालू हो जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और जब 5 बन जाएंगे, हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं होगा जहाँ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारे ऑलरेडी इतने सारे 9 एयरपोर्ट चल रहे हैं, वो जाके 14 एयरपोर्ट हमारे हो जाएंगे। ये हवाई मार्ग के बारे में, जल मार्ग के बारे में, रेल मार्ग के बारे में, वाटरवेज के बारे में, सारे के सारे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बना हुआ है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। और ये विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक टारगेट बना रखा है, एक उन्होंने अमृत काल के लिए कि हम एक डेवलप कंट्री बनेगी, एक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जब लक्ष्य रखा गया, तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो केवल लक्ष्य नहीं रखा जाता, लक्ष्य को कैसे हम उसे ट्रांसलेट करेंगे इनटू एक्शन, कैसे ग्राउंड पे धरातल पे उस काम को ले जाएंगे, उसके लिए ऐसे तमाम सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। और मैं समझता हूं कि लोगों को भी इसकी महसूस हो रहा हो। आप G20 रहा हो, चाहे हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बारे में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव फीलिंग लोगों को मन में आई है। हो सकता है कि कुछ जगह कहीं कुछ कमी रह गई, जो पॉजिटिव फीलिंग आई है, चाहे वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मैं समझता हूँ कि वो हमारा बदलता उत्तर प्रदेश है। और जो इसको इंश्योर कराएगा, इन्वेस्ट नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन बट इन्वेस्टमेंट्स विच इज इंडस्ट्री, बिजनेस और सर्विसेज, हर जगह उत्तर प्रदेश को ग्रोथ में इसको मदद करेगा। हम पहले थैंक यू।